हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों जल और जंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब ये जो वीडियो होगा ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होगा। ठीक है। इससे पहले इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आप जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो साइंस क्लास 7th का आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों, क्या जल के बारे में पढ़ा था। देखा था कि जल जो है वो मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हम लोग जो 22 मार्च को क्या करते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं, ये भी पढ़ा था। और ये भी देखा था बच्चों कि पृथ्वी पे कितना जो है वो जल मौजूद है और उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो पीने लायक है। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। हम लोगों को क्या पढ़ना है, भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो भूमिगत जल किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, भूमिगत जल क्या होता है, मतलब भूमि के अंदर। भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ, जो भूमि के अंदर है वैसे जल को क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, भूमिगत जल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये भूमि है, मतलब आपको दिखाई देगा। ठीक है। ये पृथ्वी का परत है। ठीक है। भूमि है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय में ये जो रिस करके पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और यहाँ चट्टानों में आकर के फंस जाता है। ठीक है। बीच में फंस जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चापाकल के माध्यम यानी कि पाइप से क्या करते हैं, इसको बोरवेल के द्वारा इस पानी को बाहर निकालते हैं। तो ये जो पानी होता है यही क्या कहलाता है बच्चों, भौम जल कहलाता है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है। ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भौम जल बोलते हैं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि ये भौम जल क्या होता है और इसका क्या महत्व है और ये कैसे काम करता है। तो देखो क्या करें हैं बच्चों यहाँ पे, कि क्या आपने कभी चापा नल, जिसको हैंडपम्प भी बोलते हैं, अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है। जाहिर सी बात है आप देखे होंगे कि कैसे, या एक तो मशीन के द्वारा किया जाता है या फिर हाथों के द्वारा भी। जो मिस्त्री है वो लोग क्या करते हैं, बोरिंग के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने बोरिंग करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर पाइप को डालते हैं। क्या आपने कहीं हौज टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है। क्या आप ध्यान दीजिए कि यह गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान नहीं होती है। क्यों, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर जो होती है वो अधिक होती है। इसका कारण पता है क्या होता है, कि कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। मतलब कि देखो कहीं कहीं क्या होता है, ये मान लो पृथ्वी का लेयर है। ठीक है। इसके ऊपर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये पेड़ पौधे हैं, घर है। ठीक है। पेड़ पौधे हो गए, घर हो गए, और यहाँ पे है। और ये क्या होता है, ये मान लो पृथ्वी का लेयर है। ठीक है। अब देखो जब बारिश होगा तो ये जो बारिश का पानी है वो कहाँ आएगा, मतलब एक तो नदी तालाब में चला जाएगा। ठीक है। वहाँ से रिस रिस करके धीरे 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 या फिर गड्ढों में ये जो बारिश का पानी यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी है उससे रिश्ते 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 ये जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक निश्चित गहराई के बाद देखते हैं कि वो पृथ्वी पे क्या है, चट्टान होता है। ठीक है। तो उन चट्टानों के बीच में यानी कि पत्थर होता है, तो पत्थरों के बीच में जा कर के ये जो पानी है वो फंस जाता है, मतलब वहीं पे जमा हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से पाइप डालते हैं बोरिंग करते हुए और इस पानी तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ पे डाल करके क्या है, हैंडपम्प लगा देते हैं, तो वहाँ से क्या है, जो पानी है वो नीचे निकलने लगता है, ऊपर निकलने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। तो क्या करा है कि अब तो बात आती है कि कहीं कहीं पे ये जो भौम जल स्तर है वो सभी जगह पे समान नहीं होता है, कहीं ऊपर ही मिल जाता है, कहीं कहीं बहुत नीचे मिलता है भौम जल स्तर। यही कारण है कि सभी जगह जो है पाइप जो डाला जाता है वो उसकी जो लंबाई होती है वो एक समान नहीं होती है। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भौम जल स्तर कहते हैं। और यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है। और क्या करा है कि इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जो जल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, भौम जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौम जल। यहाँ पे आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि भौम जल
और जलभर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये भौम जल स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो उसका ऊपरी लेयर है ये क्या कहलाएगा? भौम जल स्तर। और ये जो पानी मौजूद है इसको क्या बोलेंगे? भौम जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? भौम जल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे और पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है कि भौम जल का स्रोत क्या है। आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है। अब बात आती है कि ये जो भौम जल है इसका स्रोत क्या है, मतलब ये इस पे यहाँ पे पानी आता कहाँ से है। तो एक बात बोल रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो पृथ्वी की सतह पर जो पानी जमा होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो क्या करा है कि भौम जल, जलभर तथा भौम जल स्तर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे कि जब बारिश होती है तो वो क्या हो जाता है कि पृथ्वी की जो मिट्टी है, ठीक है, पृथ्वी का जो लेयर है ऊपर का जो मिट्टी है इसके माध्यम से जो पेड़ पौधे हैं, जड़ हैं, उनसे होते हुए जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। तो भौम जल स्तर का जो स्रोत है यही है, ठीक है, बारिश का पानी। अब देखो यहाँ पे हमें सीखना है भौम जल, जलभर तथा भौम जल स्तर क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या करें कि वर्षा जल नदियों, तालाबों तथा झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः स्यंदन कहते हैं, यानी कि जिस माध्यम से ये पृथ्वी के लेयर से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से पानी जो है वो रिस करके अंदर जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? तो अंतः स्यंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः स्यंदन। यानी कि जिस माध्यम से जो ऊपर पानी का जो लेयर है वो जमीन के अंदर जब जाता है रिस करके नीचे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतः स्यंदन बोलते हैं। और अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। और भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है और इन भंडारों को क्या बोलते हैं? जलभर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जलभर। यानी कि ये जो पानी है ये आकर के जहाँ पे एकत्रित हो जाता है इस जल को क्या बोलते हैं? तो जलभर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलभर बोलते हैं। अब देखो क्या करें कि इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। तो ये जो पानी है वो कैसे निकाला जाता है? तो नलकूपों के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करें कि भौम जल स्तर का गिरना। अब एक चीज़ और समझना है कि ये जो भौम जल है इसका जो लेयर है, ये देखो यहाँ पे हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है? ये भौम जल स्तर का लेयर है, ठीक है। अभी इसका गिरने का मतलब क्या हुआ कि ये कम होते जाना, यहाँ पे आ जाना। अभी तो लेयर इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो पाइप अगर हम डालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे डाल करके छोड़ दिए पाइप, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। देखो अगर हम कोई पाइप ऊपर ज़मीन से यहाँ पे नीचे पाइप डालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने देखा कि यहाँ पे लेयर है तो यहीं तक छोड़ दिए, लेकिन जब पानी ख़त्म होने लगेगा तो इसका लेयर क्या होते चला जाएगा? गिरते चला जाएगा, ख़त्म होते चला जाएगा। और अगर मान लीजिए बारिश ना हो, लंबे समय तक बारिश ना हो, तो क्या होगा? ये पानी नहीं भरेगा यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो भौम जल है उसका जो स्तर है वो क्या हो जाएगा? गिर नीचे चला जाएगा। ग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो देखो क्या करें यहाँ पे कि क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है? परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है। क्या हम जलभर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली बात आती है कि क्या परिपूर्ति मतलब फिर से भरना, कि जो भौम जल है वो जिस प्रक्रिया के द्वारा भरता है, मतलब जितना भरता है और जितना उपयोग करता है, क्या इसका मात्रा समान है? मतलब क्या जितना भर जाता है उतना ही निकाल लेते हैं या फिर उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं? क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? और बात आती है कि क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा कि फिर ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा, फिर हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल स्तर नीचे चला जाएगा। अब देखो क्या करा है कि भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही यह याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन भी भौम जल स्तर को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब बात आती है कि भौम जल स्तर को ये कैसे प्रभावित करेगी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब या तो कम वर्षा हो, हम लोग जानते हैं कि जो भौम जल है यानी कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे भरता है? तो भरता है वर्षा के पानी से। अगर बारिश ना हो या फिर बहुत कम बारिश हो तो क्या होगा? भौम जल स्तर नहीं भर पाएगा, ठीक है। और पानी तो निरंतर निकाला जा रहा है इससे, तो इसका जो ग्राउंड वाटर का जो लेयर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा।
दूसरी बात आती है कि और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राउंड वाटर को प्रभावित करती है, तो बात आती है जनसंख्या वृद्धि। अब देखो जनसंख्या वृद्धि कैसे प्रभावित करेगा, सोच के देखिए कि जनसंख्या वृद्धि, मान लीजिए पहले 10 लोग उस पानी को यूज करते थे, आज जनसंख्या बढ़ कर के 100 हो गया, तो ये 100 लोग क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को यूज करेंगे। तो एक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज हो रहा है, ठीक है, 10 गुना जो है वो पानी का यूज बढ़ गया है। अब अगर 10 गुना पानी का यूज बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी पानी खत्म होगा, तो इससे ग्राउंड वाटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से बात आती है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जिस मिट्टी से, जिस क्षेत्र से क्या हो रहा था, पानी रिस करके अंदर जा रहा था, वहाँ पे उद्योग धंधा लग गया है, उद्योग लग गया है, फैक्ट्रीज लग गए हैं, तो वहाँ से पानी नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो वहाँ का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा। उसी तरीके से कृषि हो गया, वनारोपण हो गया, जितना ज़्यादा अगर हम वनारोपण करते हैं उतना ज़्यादा जो है वो ग्राउंड वाटर अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये सब के सब क्या है, भौम जल को प्रभावित करते हैं, ठीक है, या तो कम करने वाले हैं या फिर उसको बढ़ाने वाले हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो जनसंख्या प्रसार तथा जल की मांग, देखो क्या करें कि जनसंख्या प्रसार कहने का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि, और जल की मांग, देखो क्या करें कि जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों एवं सड़कों के निर्माण के लिए जल की मांग बढ़ी है। अब विभिन्न कार्यों में जल के उपयोग की मात्रा का आकलन कीजिए। आपके क्षेत्र में होने वाले उन उद्योगों की सूची बनाइए जिसमें ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। सूची में उपयोग में लाए जाने वाले जल की मात्रा का भी आकलन कीजिए। यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि आप जाइए कहीं पे घूमने अपने आसपास में, और वहाँ पे देखिए कि जो भी ये बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जैसे भवन हो गया, दुकान हो गया, कार्यालय हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, इन सब चीज़ों में जो पानी का यूज है वो कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखना है कि उस इसका लिस्ट बनाना है, एक तरीके से आपको पता चलेगा कि ओ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या करा है कि जल संसाधन भूमि पर, अब हमें क्या पढ़ना है, पहले तो ये सीखना है। अब देखो बच्चों बात आती है कि जो हमारा राज्य है उसमें क्या करा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जलों की उपलब्धता समान नहीं है। यानी कि यहाँ पे बिहार का मैप देख सकते हैं, इसमें क्या करा है कि सभी जगह पे पानी का जो मतलब उपलब्धता है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के लिए, वो समान नहीं है। कहीं पे क्या है, अगर आप इस क्षेत्र में देखिएगा तो पानी बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आप इन क्षेत्रों में चले जाइए तो यहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखो क्या करा है कि इसके अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण करने का मतलब क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में बारिश अधिक होगा वहाँ पे पानी जो है वो अच्छे मात्रा में उपलब्ध होगा, जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ पे जो पानी है वो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल से अवेलेबल होगा, ठीक है। इस तरह ये जो यही कारण है, ठीक है। अब देखो क्या करें, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है, वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण क्या होता है, जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहने का मतलब क्या हुआ, ये है गंगा नदी, ठीक है। अब ये जो गंगा नदी है वो बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक उत्तर वाला, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उत्तर कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या है, दक्षिण बिहार कहलाता है। तो ये हो गया उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार में बारिश बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे जल की बहुत अधिक मतलब अब अवेलेबल होती है, ठीक है, उपलब्धता होती है। और दक्षिण बिहार में बारिश थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पे पानी की क्या है, कमी हो जाती है। अब बात आती है बच्चों जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल पीते समय गिलास में कुछ छोड़ देते हैं? इन आदतों में सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब हाँ देखिए, मान लीजिए कहीं पे शहर में जाइएगा, या तो अब तो गाँव-गाँव में हो गया है, क्या हो गया है कि हर घर नल का जल, ठीक है, इसके माध्यम से लोगों के घरों तक क्या पहुंचाया जा रहा है, जल पहुंचाया जा रहा है, पानी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, नल के माध्यम से। अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है, जिनको जल का जो महत्व है उसके बारे में नहीं पता है। तो लोग क्या कर देते हैं कि ये जो नल का पानी है, ठीक है, इसको लोग खुला ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ये पानी जो है वो बहते चला जाता है, ऐसे ही बह रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पानी की, जल की बर्बादी हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब पानी का यूज हो गया, हम काम कर लिए, तो उस समय क्या कर सकते हैं, नल को बंद कर सकते हैं, ठीक है, उसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। या फिर हम जब पानी पीने के लिए लेते हैं गिलास में तो उतना ही ले जितना हम पी सकते हैं, ठीक है।
तो इन तरीक़ों से और भी तरीका है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। अभी तो हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में उतनी पानी की कमी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र चले जाइए, उधर वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड यूपी का, वहाँ पे पानी की भारी कमी है, या फिर पहाड़ी इलाकों में पीने की पानी की बहुत कमी होती है। राजस्थान के क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाइए, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है। उन लोगों को पता चलता है कि पानी का क्या महत्व है। ऐसे तो हम लोग पानी के महत्व को उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम है, उन लोगों को पानी के महत्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पानी के महत्व को समझिए और पानी के बर्बादी को क्या करना है, रोकना है। अब देखो क्या करें कि वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। यह जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबच्चों, डबरे, आहरे बनवाई जाती थी। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि जब वर्षा का जल वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाए, और उसके माध्यम से रिस करके जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो उसको क्या बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। अब देखो क्या करा है कि आपने क्रियाकलाप में पता लगा कि आपके क्षेत्र में इनमें कौन कौन से संसाधन थे, समय के साथ इनमें हमने इन्हें क्या कर दिया है, त्याग दिया है। क्या आपने के क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है। अब देखो एक बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको बोलते हैं जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन एक करके एक क्या था, सरकार का स्कीम आया है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि पुराने जितने भी जल के स्रोत थे, जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, आहर हो गया, नहर हो गया, इन सारी चीज़ों को, या फिर कुआं हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, जल के स्रोत हैं, उन सभी को क्या किया जा रहा है, अगर वो बर्बाद हो गए, ख़राब हो गए हैं, या फिर मिट्टी भर गई है, तो उन सबको क्या किया जा रहा है, उससे पुनः निर्माण किया जा रहा है, उसको फिर से बनाया जा रहा है, जिससे हो सके, जिससे कि जल की कमी ना हो, ग्राउंड वाटर लेवल बना रहे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है। अब देखो क्या करा है कि किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मित व्ययिता कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर पानी का जो यूज है वो कौन करते हैं, तो किसान लोग करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं, फसलों की सिंचाई के लिए। तो उसके लिए तो हम लोग देखते हैं कि जो किसान होता है ना, वो क्या करता है, खेत में पाइप डाल देता है और वहाँ से पानी को खेत में पूरा भरता है। ठीक है, जितना फसल को ज़रूरत भी नहीं होता उससे ज़्यादा भी पानी भर देता है। तो इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। तो किसान भी क्या कर सकते हैं, मित व्ययिता कर सकते हैं। मित व्ययी मतलब क्या होता है, कम यूज करने वाला। इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप बूंद, यानी कि ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि में कम व्यास के पाइप से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। यदि इसी प्रकार यदि नलकूपों के जलों को पाइप द्वारा खेतों में ले जा करके स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत कम होती है। और आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को कुछ दिनों तक जल में न मिले तो मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध न हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधे के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन और वर्षा के अभाव में पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर क्या हो, पौधों के लिए जल ना उपलब्ध हो, भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन तथा वर्षा जल का क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर अभाव हो जाएगा। तो इस तरीके से तो अगर ये सारी चीज़ें, अगर जल ही न रहे, ऑक्सीजन न रहे, तो क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लोग मर जाएंगे। तो इसी तरीके से कर रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम लोग जल को संरक्षित न करें, पौधों को संरक्षित न करें, तो जीवन पृथ्वी पे क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जंगल के बारे में। हम लोग किसके बारे में सीखेंगे बच्चों, जंगल के बारे में। ठीक है, सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।